Hello friends, a great welcome to my channel. Today we are going to cover principles of literary criticism. Very important literary criticism topic for Delhi University and even IGNU, Indira Gandhi National Open University MEG 05 subject. दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए DSC 9 का सब्जेक्ट है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जो कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टफ लगता है, बट अगर हम थॉरली इन टॉपिक्स को कवर करें तो इट इज़ नॉट दैट टफ. यू विल श्योरली फाइंड इट ईजी आफ्टर दिस वीडियो. अपने रिस्पेक्टिव टॉपिक्स के आप लोग यहाँ पर वीडियो प्लेलिस्ट देख सकते हैं. इसमें सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं और कंटिन्यूसली ऐड भी किए जा रहे हैं. All these links I'll provide in description of this video too. I always suggest to all my students you should first know about the writers and then about the topic. And that is the way you are supposed to write in examination too. हमेशा पहले राइटर के बारे में थोड़ा सा बताइए अपने एग्जामिनर को. एग्जामिनर will be very impressed. Born 1893, died 1979. आइवो आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स. अगर एग्जाम में आप पूरा नाम लिखेंगे तो वो भी बहुत इंप्रेसिव रहेगा. नहीं याद रहता है तो यू कैन राइट आई ए रिचर्ड्स ऑफ कोर्स. इंग्लिश एजुकेटर थे, लिटरेरी क्रिटिक, पोएट और रेटोरिशियन, यानी कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी डिवाइसेस की बहुत बातें किया करते थे अपनी राइटिंग्स में, अपनी स्पीचेस में. आज हमें बात करनी है प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म विच वॉज पब्लिश्ड इन 1924. लेकिन अच्छा रहेगा अगर आप इनके और टेक्स्ट्स के बारे में भी मेंशन करें अपने एग्जाम में. व्हाट अदर इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट दैट ही हैज रिटन. द मीनिंग ऑफ मीनिंग along with C.K. Ogden. It was not an individual publication. It was with another critique, C.K. Ogden, and Practical Criticism 1929. एज ए क्रिटिक आई.ए. रिचर्ड्स किस तरीके के पर्सन थे वो भी जानना और वो भी लिखना बहुत ज़रूरी है. सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर नहीं, यूरोप और अमेरिका दोनों जगहों पर इन्होंने बहुत वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया है. इन्हीं को पायनियर और लीडर माना जाता है न्यू क्रिटिसिज्म का. ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म में वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे. दैट इज़ वाई ही डिनाउंस द ओल्ड क्रिटिसिज्म, जहाँ पर कि एक सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही किसी टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, किसी टेक्स्ट को एनालाइज करना पड़ता है. उन्होंने बताया कि क्रिटिसिज्म, अगर किसी टेक्स्ट को एनालाइज करना है तो उसके लिए हमें किसी रूल रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं है. He is widely read not only in literature but also in philosophy and psychology. तो इन दो एरियाज में भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा है. राइट. फाइन आर्ट्स में ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑफ वेरियस साइंसेस, तो लिटरेचर के अलावा उनका फिलोसफी, साइकोलॉजी, एस्थेटिक्स, फाइन आर्ट्स, साइंसेस, यहाँ पर भी कंट्रीब्यूशन रहा है. कुछ लोग कहते हैं कि कॉलरिज इज द ओनली ग्रेट क्रिटिक विद whom he may be compared. एस.टी. कॉलरिज, द ग्रेटेस्ट रोमांटिक राइटर की हम बात करें, जो कि बहुत अच्छे क्रिटिक भी थे, जिन्होंने हमें फैंसी एंड इमेजिनेशन जैसे बहुत सारे टर्म्स प्रोवाइड किए हैं क्रिटिसिज्म करने के लिए. कॉलरिज के साथ बहुत बार आई.ए. रिचर्ड्स को कंपेयर किया जाता है. इनफैक्ट आई.ए. रिचर्ड्स की जो लास्ट बुक थी दैट वाज अबाउट कॉलरिज. कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन, जो कि 1935 में पब्लिश हुई थी. इमेजिनेशन के बहुत सारे प्रिंसिपल्स को अपने हिसाब से एनालाइज किया है. कॉलरिज ने इमेजिनेशन और फैंसी के प्रिंसिपल्स दिए थे. उन्हीं प्रिंसिपल्स को एनालाइज किया है आई.ए. रिचर्ड्स ने अपनी इस बुक में. रिचर्ड्स ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया अपनी इस किताब में किसी पोइट्री के रिदम और मीटर पर. राइट. इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि किसी म्यूजिक को सुनकर हमारा माइंड कैसे रिस्पॉन्स करता है. राइट. रिचर्ड्स इन प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म डेवलप्ड अ क्लोजली very reasoned, very logical theory of the mind's response to rhythm and meter. और उनकी थ्योरी पूरे तरीके से ऑर्गेनिक थी, नेचुरल थी. प्रोसिडी के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा ज़रूर जानिए, क्योंकि प्रोसिडी आपके बहुत काम आने वाला है. ये वर्ड, इसका मतलब होता है कि किसी पोइट्री का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ रिदम एंड मीटर. इन सिंपल टर्म्स, एक गाना सुनकर आपको कैसा लगता है कि ज़बरदस्ती कोई ट्यून बनाई गई है या इट एक्चुअली फिट्स इनटू द म्यूजिक. राइट. तो किसी पोइट्री का एक म्यूजिकल लेवल पर एनालिसिस इज द एनालिसिस ऑफ द प्रोसिडी, इज द एनालिसिस ऑफ द रिदम एंड मीटर.
और रिदम और मीटर अगर अच्छा होता है ऑटोमेटिकली तो माइंड को बहुत अच्छा लगता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हम रिदम और मीटर के बारे में कुछ जानते भी हैं या नहीं। आई रिचर्ड्स ने प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी यही लिखा है, कॉलरिज से ही इंस्पायर होकर, कि हमारे माइंड में एक साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है हमेशा विद द प्रोसिडी। किसी भी पोइट्री के राइम रिदम मीटर उसको लेकर दिमाग का एक इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली होता है जो कि हमारी इनबिल्ट न्यूरल स्ट्रक्चर्स में होता है। म्यूजिक के लिए हर कोई रिस्पॉन्ड करता है, इवन एक या 2 साल का बच्चा भी म्यूजिक को रिस्पॉन्ड करता है। तो अगर किसी पोइट्री को बहुत अच्छे से विद राइम एंड मीटर रिसाइट किया जाए, वो पोइट्री डिज़ाइन ही इस तरीके से की गई है कि इट कम्प्लीटली फिट्स इनटू द मीटर, माइंड विल ऑलवेज पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड टूवर्ड्स दैट। रिचर्ड के हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन ही मीटर का था कि ये एक एस्थेटिक फ्रेमिंग और कंट्रोल प्रोवाइड करता है, हमारे माइंड को एक तरीके का रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है, रिलीज करता है हमारी टेंशन को। द मोस्ट डिफिकल्ट एंड डेलिकेट अटरेंस, ये नाम दिया है उन्होंने एक अच्छी पोइट्री को। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं यहाँ के। पहले चैप्टर 1 की बात करेंगे, ओपनिंग चैप्टर है ये, टाइटल दिया गया द केओस ऑफ क्रिटिकल थियरीज। क्रिटिकल थियरीज में क्या केओटिक सिचुएशन है। He points out that the literature of criticism is a rather significant field of study which dates back to the contribution of great scholar Aristotle. एरिस्टोटल, प्लेटो, ये एंशियंट स्कॉलर्स माने जाते हैं। ये लोग भी बहुत क्रिटिसिज्म में इन्वॉल्व थे और बेसिकली इनको क्रिटिक्स ही माना जाता है। ही सेज कि क्रिटिसिज्म बहुत पुराना है, कोई नया फील्ड नहीं है। एरिस्टोटल को प्रॉबेबली फर्स्ट इंटेलेक्चुअल कहा जा सकता है टू हैव फॉलोड दी प्रैक्टिस। The modern student who surveys the field of criticism would probably be intrigued about the contribution of criticism, strength, and its incorrect assessment. मॉडर्न स्टूडेंट्स, उनके खुद के टाइम के स्टूडेंट्स, वो कहते हैं कि अगर वो ठीक से क्रिटिसिज्म की बारीकियां नहीं जानते हैं तो किसी इनकरेक्ट असेसमेंट पर पहुंच सकते हैं। एवरी स्टूडेंट शुड नो अबाउट द स्ट्रेंथ्स ऑफ द क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म बहुत एप्रीहेंसिव है अबाउट द नेचर ऑफ एक्सपीरियंस। जितना किसी भी क्रिटिक को एक्सपीरियंस होता चला जाएगा उतना अच्छा लेवल हो सकता है क्रिटिसिज्म का। Actual process of using experience which are associated with the activities like observing a picture, playing music or reading a book. तो कोई भी क्रिटिक जितना आर्टिस्टिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेगा उतना ही अच्छा उसका क्रिटिसिज्म का लेवल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसके बाद रिचर्ड्स कहते हैं कि बहुत अच्छे से अच्छे क्रिटिक्स भी कई बार कुछ प्रॉब्लम्स के सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। कई बार बहुत अजम्पशंस होती हैं, सिर्फ मान लिया जाता है कि ऐसा है, या फिर आइसोलेटेड ऑब्जर्वेशंस होती हैं, किसी एक पर्सन की आइसोलेशंस होती हैं, या फिर बहुत डॉगमेटिक अप्रोचेस होती हैं, या फिर ऐसे कंक्लूजन पर पहुंचा जाता है जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। अपनी आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने बहुत सारे और क्रिटिक्स का भी मेंशन किया है, जैसे कि एरिस्टोटल, लॉन्जाइनस, हॉरेस, बॉयल्यू, ड्राइडन, एडिसन, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, कार्लाइल एंड मैथ्यू आर्नल्ड। चैप्टर 1 के कंक्लूजन में उन्होंने लिखा है कि क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है कि अपने आप में इवैल्यूएट करना किसी पीस ऑफ पोइट्री को, किसी आर्ट ऑफ पोइट्री को। वो पोइट्री किस तरीके की है, क्या उसका इम्पैक्ट है, क्या उसकी थीम है, राइम, रिदम, मीटर, पैटर्न किस तरीके से वर्क करते हैं। इन मेनी वेज द बेसिस ऑफ ऑल रिचर्ड्स स्टेटमेंट ऑन क्रिटिसिज्म, दिस आर्ग्यूमेंट सेट्स इनटू एक्शन द फंडामेंटल, मतलब वेरी बेसिक क्रिटिकल एंड आर्टिस्टिक थियरीज इन सर्च ऑफ वैल्यू ऑफ आर्ट। एक पेंटिंग ही मान लीजिए, वन सिंपल पेंटिंग, इट कैन बी वेरी सिंपल टू समवन, सम पर्सन में थिंक कि ऐसा कुछ खास नहीं है इस पेंटिंग के अंदर। ऑन द कॉन्ट्ररी एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड ऑब्जर्वर है जो कि उस पेंटिंग में से ऐसी बारीकियां ढूंढ कर निकालते हैं जो कि कोई और ऑब्जर्व नहीं कर पाता। राइट, ऐसा ही वर्क होता है लिटरेरी क्रिटिक का। मे बी अ पोएट्री इज जस्ट अ साउंड फॉर समवन बट अ लाइफ फॉर समवन एल्स। राइट, पोएट्री में इतनी अच्छी अच्छी थीम्स और
पोइट्री के पैटर्न, पोइट्री के रिदम पर, पोइट्री के मीटर पर, पोइट्री के म्यूजिकल इम्पैक्ट पर कोई पर्सन कमेंट कर सकता है कि मे बी अ नॉर्मल पर्सन विल फील कि इट वाज जस्ट अ साउंड फॉर मी एंड व्हाट अ ग्रेट क्रिटिसिज्म दिस इज, कि नाउ आई डू अंडरस्टैंड इट बेटर. सो ही बिगिंस कि कॉम्प्लेक्स स्टडी होनी चाहिए किसी भी पोइट्री की बाय इंडिकेटिंग सेवरल इम्पेडिमेंट्स विच ऑफन प्रिक्लूड वैलिड क्रिटिसिज्म. तो अगर आप किसी पॉइंट को मिस कर रहे हैं, राइम रिदम को मिस करें, किसी वर्ड को मिस करें, किसी स्पेशल फील को मिस करें किसी पोइट्री में, दैट मीन्स कि यू हैव नॉट रेड दैट पोइट्री फ्रॉम अ क्रिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू. चैप्टर 1 का कंक्लूजन अब हम लोग कवर करेंगे इन बुलेटेड पॉइंट्स. The first is experimental aesthetics in the art where futile attempts were made with human tastes and actions to suit laboratory examination. राइट सबसे पहले किसी भी एक्सपेरिमेंट को एस्थेटिक लेवल पर चेक किया जाता है जहां पर देखा जाता है कि ह्यूमन टेस्ट्स को कोई भी पीस ऑफ टेक्स्ट सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है. सेकेंड, criticism tends to concentrate on a secondary aspect of the arts and thereby ignores the subject of value. Criticism क्या करता है कि artistic लेवल पर कॉन्सेंट्रेट करता है. आर्टिस्टिक लेवल से हमारा मतलब हो सकता है राइम, रिदम एंड पैटर्न ऑफ द पोएट्री रादर देन द थीम और रादर देन द टॉपिक. थर्ड, द लैंग्वेज ऑफ क्रिटिसिज्म कॉजेज मिसअंडरस्टैंडिंग बिकॉज ऑफ इट्स वेग ऑफन डिसीविंग वोकैबुलरी. क्रिटिसिज्म में कई बार ट्रबल आ सकती है कि वोकैबुलरी इस तरीके की हो सकती है जो कि कॉमन मैन को सूट ना करे. अ suitable instance would be the critics who speak of the object of art as if the object themselves possess qualities, whereas what they should say is that the object evoke effect in us. Object of text इस तरीके का होना चाहिए कि we are not concentrating on its qualities, but we are concentrating on the fact कि how that particular piece of writing affects us. इसके बाद चैप्टर 2 में बात की जाती है एस्थेटिक मूड की. एस्थेटिक का मतलब ही होता है कि कोई इम्पैक्ट, राइट, किसी पीस ऑफ आर्ट को देखकर हमारे दिमाग पर किस तरीके का इम्पैक्ट आता है, whether we like it, dislike it. Aesthetic mode is generally supposed to be a peculiar way of regarding things which can be exercised whether the resulting experience are valuable, disvaluable or indifferent. किसी भी पीस ऑफ आर्ट के, इट कैन बी अ पेंटिंग, इट कैन बी अ पोइट्री, किस तरीके के एक्सपीरियंस फील होते हैं टू दी वॉचर्स. एक्सपीरियंसेस ऑफ अगलीनेस एज वेल एज दैट ऑफ ब्यूटी एंड ऑल्सो इंटरमीडिएट एक्सपीरियंस. किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस फील हो सकता है. बाय सीइंग समथिंग यू कैन फील दैट इट इज अगली, यू कैन फील दैट इट इज ब्यूटिफुल. एक्सपीरियंस ऑफ अगलीनेस हैज नथिंग इन कॉमन विद दैट ऑफ ब्यूटी, लेकिन फिर भी हम उसको एस्थेटिक मूड ही कहेंगे, बट बिकॉज इट इज एटलीस्ट मेकिंग एन इम्पैक्ट ऑन आवर माइंड. आफ्टर दैट ही कंक्लूड्स चैप्टर 2 एंड सेज दैट आर्ट इज अ मिस्टिक थिंग, जिसमें बहुत डीप वर्च्यूज होते हैं और हमारे एस्थेटिक मूड को इम्पैक्ट कर सकती है विकेडली थ्रू द हैबिट्स ऑफ द माइंड विच इज एन आइडिया एज अ मिस्ट्री इट अपील्स. तो कहीं ना कहीं आर्ट एक ऐसी चीज है, पोइट्री, पेंटिंग्स या किसी भी तरीके का आर्टिस्टिक इफेक्ट, इट कैन बी अ म्यूजिक, इट कैन बी सम सॉन्ग, जो कि हमारे दिमाग को एस्थेटिकली इम्पैक्ट करते हैं और मिस्टिकली अपील करते हैं. DSC 9 की ये प्लेलिस्ट है जिसमें लगभग सभी वीडियोस अवेलेबल हैं इस सब्जेक्ट के, एंड you can watch, you can take down notes, you can listen to these lectures over and again and can prepare well for the upcoming examination.